हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े उसमें। ठीक है, पूरा हिस्ट्री हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का पढ़ लिया। अब उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऐसा नहीं होता है कहीं पर कि डायरेक्टली C6 मतलब C6H12O2O6 ऐसा बन जाए, ग्लूकोज बन जाए डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम सेपरेटली लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे और डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। ओवरव्यू में आपको बता दूं कि लाइट रिएक्शन का मेन एम है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाना, एटीपी और NADPH2। ठीक है, यहां पे लिखा है देखो, एटीपी एंड NADPH2 बनाना मींस एनर्जी इकट्ठा करना। और डार्क रिएक्शन क्या करता है, उस एनर्जी को यूज करके कार्बन को रिड्यूस करके फिक्स करके कार्बन को फिक्स करके वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का काम क्या है कि लाइट एनर्जी को यूज करके, सनलाइट को यूज करके तुम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाओ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। और डार्क रिएक्शन का काम है वो जो एनर्जी बनी है लाइट रिएक्शन में, उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाना। ठीक है, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। एक एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, दूसरा उस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज बना रहा है, जो कि वो भी एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो हम एक तरह से सनलाइट को जो है केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैकमैन डिस्कवर डार्क रिएक्शन। तो ये पूछा जा सकता है कि डार्क रिएक्शन किसने डिस्कवर की? बाय द स्टडी ऑफ Q10 वैल्यू और टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, केल्विन एंड बेंसन गेव साइक्लिक पाथवे फॉर दिस। ठीक है, तो केल्विन और बेंसन ने इसको पूरी तरीके से समझाया, पूरा पाथवे दिया इसका। और डार्क रिएक्शन को इसीलिए केल्विन साइकिल और C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस है। बहुत आगे के लेक्चर में हो सकता है हम उसको केल्विन साइकिल ही बोले। तो आपको समझ जाना है कि डार्क रिएक्शन की बात हो रही है या फिर C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं कि जो कि पहला कंपाउंड बनता है उस साइकिल में वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोल दिया। ठीक है, केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसल साइकिल भी बोल सकते हैं, C3 साइकिल। ठीक है, उसके बाद Q10 क्या है जो उसने डिस्कवर किया इसको यूज करके? Q10 for light reaction is 1 while Q10 for dark reaction is between 2 to 3। ये वॉन्ट है, आपने बताया कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है लाइट रिएक्शन के लिए वो 1 है, 1 है। और Q10 फॉर डार्क रिएक्शन 2 to 3। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q10 means the doubling of rate of reaction which involves chemicals on 10 डिग्री rise in temperature in its optimum range। ठीक है, तो Q10 का मतलब क्या है? मींस डबलिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का डबल होना विच इन्वॉल्व्स केमिकल्स ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इन इट्स ऑप्टिमम रेंज। ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर वो उसके ऑप्टिमम रेंज में। ऐसा नहीं कि और बढ़ाते जाओगे तो डबल होता ही जाएगा, उसके ऑप्टिमम रेंज में अगर 10 डिग्री राइज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। इसका मतलब है Q10। Experimental evidences for Blackman finding were given by Warburg. He carried out intermittent light experiment on chlorella। ठीक है, तो जो ब्लैकमेल ने बताया कि ऐसा डार्क रिएक्शन होता है, उसका एक्सपेरिमेंटली एविडेंस जो है वो वारबर्ग ने दिया। इसने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया है, इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट क्लोरेला पे। इंटरमिटेंट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूस लाइट, लाइट दी फिर बंद कर दी, फिर लाइट दी फिर बंद कर दी। इंटरमिटेंट लाइट, फ्लैश लाइट, लाइट जलाई फिर बंद करी, लाइट जलाई फिर बंद की। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज बीन फाउंड ग्रेटर इन इंटरमिटेंट लाइट। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बना, ज्यादा ग्लूकोज जो है वो इंटरमिटेंट लाइट पे बना एज कंपेयर टू कंटिन्यूस लाइट, लाइट गिवन आफ्टर इंटरवल्स ऑफ डार्क पीरियड्स देन इन कंटिन्यूस लाइट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया वारबर्ग ने। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइट रिएक्शन आर फास्टर देन डार्क रिएक्शन। अब देखो, लाइट रिएक्शन एनर्जी बनाया जा रहा है, बहुत फास्ट है, डार्क रिएक्शन स्लो है। तो अगर साथ साथ चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूस लाइट आएगी तो कंटिन्यूसली लाइट रिएक्शन एनर्जी बना रहा है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन स्लो है, वो उसको यूज नहीं कर पा रहा। और हमें याद रखना है एटीपी और NADPH2 का जो लाइफ है वो मिली सेकेंड्स में होता है, माइक्रो सेकेंड्स में होता है।
तो लाइट रिएक्शन बनाता जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किचन का कोई एग्जांपल ले लो कि भाई एक आदमी वो पूरी बनाते हैं हम लोग, एक आदमी पूरी बेल रहा है, ठीक है, वो चकले बेलन पे जो है वो पूरी का वो बना रहा है, और दूसरा उसको तेल में डाल रहा है, ठीक है। तो वो जो बनाने वाला है वो फास्ट है और जो तेल में डालने वाला वो स्लो है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज क्लॉज हम क्या लगा देते हैं कि उसने बना के रखा, जो कच्चा पूरी उसने बना के रखा, अगर वो उसे 3-4 सेकंड में उसे तेल में नहीं डालेगा तो वो गायब हो जाएगा। मान लो ऐसा ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होगा, वो तेल में डालने वाला स्लो है, तो बहुत सारा पूरी जो बेला गया था वो गायब हो जाएगा, मतलब वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको अलग अलग टाइम थोड़ा गैप दे दूं बीच में कि उसको बनाने दो फिर उसको रोक दो, है ना, बेलने वाले को रोक दो, फिर इसको तेल में डालने वाले को इसको अलाउ करो, तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो जो बीच में वेस्टेज हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। इन कंटिन्यूअस लाइट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर नॉट कंज्यूम एट द सेम रेट एज इन सब्सिक्वेंट डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में क्या है, एटीपी एनएडीपी उतनी तरीके से डार्क रिएक्शन में यूज नहीं हो पाते क्योंकि वो स्लो है। दस डार्क रिएक्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसमें सबसे स्लो कौन सा है वो डिसाइड करेगा कि रेट लिमिटिंग कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम लोगों का एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। सब लोगों का 2 घंटे का हो गया, 2 घंटे में खत्म हो गया सब लोगों का, बट टीचर ने बोला है कि जब तक सबका नहीं हो जाएगा मैं जाने नहीं दूंगा, और एक आदमी जो है वो लिख रहा है 3 घंटे तक, तो वो हो गया रेट लिमिटिंग स्टेप, वो आदमी, क्योंकि बाकी सब तो हो गए थे 2 घंटे में खत्म, बट उसकी वजह से सब बैठे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट डायरेक्शन तो फास्ट है बट डायरेक्ट डायरेक्शन स्लो है, तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ओवरऑल स्लो हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल जैसे 3 घंटे में सबका हुआ, चाहे उनका 2 घंटे में खत्म हो गया तो वो 1 घंटे बैठे रहे, ठीक है। तो इंटरमिटेंट लाइट में याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, बेटर फोटोसिंथेसिस होगी डिसकंटिन्यूअस लाइट में। इसलिए आप फोटोसिंथेसिस हमको सेपरेटली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लाइट रिएक्शन जिसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन जो ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। डार्क रिएक्शन के और भी नाम है, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब हिल रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज हिल रिएक्शन, ठीक है। तो हिल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस पे लाइट रिएक्शन पे, इसलिए इसको हिल रिएक्शन बोला जाता है। O2 gas liberated from photolysis of H2O only in presence of suitable electron acceptor। अब इसने बोला कि H2O टूटेगा तो O2 तो रिलीज होगा बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे DCPIP है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फेरिस साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, NADP+ जो कि नेचुरली प्लांट में होता है और वो हिल रिएजेंट कह लिया उसको, ठीक है। NADP+ इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द लाइट रिएक्शन, और इसको हिल ने फाइंड किया था इसलिए इसको हिल रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NADPH2, और NADPH2 इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 3 ATP। तो अगर कहीं पर NADPH2 आपको लिखा मिलता है तो आपको याद रखना है कि वो 3 ATP के बराबर एनर्जी है, ठीक है। तो ये इसने फाइंड किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए, ठीक है, ये कुछ केमिकल है और NADP+ नेचुरल होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज हिल रिएजेंट, ठीक है, तो हिल रिएजेंट याद रखना है NADP+। उसके बाद इमर्सन एंड आर्नल्ड वर्कड ऑन क्लोरेला एंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 फोटो सिस्टम और 2 पिगमेंट सिस्टम। अब इमर्सन एंड आर्नल्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाने वाला, NADPH2 बनाने वाला जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन, सनलाइट को यूज करके, उसमें 2 फोटो सिस्टम है। जैसे कि मान लो लाइट रिएक्शन क्या है, सिंपल में बोलूं, जैसे हमारे घर के ऊपर हमने सोलर पैनल लगा लिया, ठीक है, सोलर पैनल लगा लिया, और वो जो सोलर पैनल है वो 2 तरीके के हैं मान लो, ठीक है, 2 तरीके के सोलर पैनल है। तो उसी तरीके से 2 फोटो, दोनों का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाना, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे सोलर पैनल अलग कंपनी के हैं या अलग क्वालिटी के हैं या दोनों का फंक्शन अलग है, कोई तेज लाइट में काम करता है कोई कम लाइट में काम करता है, उस तरीके से 2 तरीके के सोलर पैनल है यहाँ पर, ठीक है।
तो लाइट डिटेक्शन में दो फोटो सिस्टम है, कैसे पता चले? व्हेन दे गिव ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट लॉन्गर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 680 से ऊपर ऊपर की लाइट दी प्लांट को, ठीक है। प्लांट को क्या क्लोरेला पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्लोरेला को इन्होंने 680 से ऊपर ऊपर की लाइट दी। देन क्वांटम यील्ड इज सडनली ड्रॉप डाउन, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप। तो क्या देखा इन्होंने, जो पहले जो नॉर्मल लाइट में जो क्वांटम यील्ड आ रही थी, मतलब कितना एनर्जी बन रहा था, वो कम हो गई अचानक से, इसको इन्होंने बोला रेड ड्रॉप, ठीक है। व्हेन इमर्शन गिव लाइट शॉर्टर देन 680, ठीक है, कंबाइंड लाइट देन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसने क्या किया, गिव लाइट शॉर्टर एंड ग्रेटर, 680 से ऊपर की भी थी और 680 से नीचे की भी थी, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी फिर बढ़ गई, तो इसको इसने बोला इमर्शन इफेक्ट या इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 680 से ऊपर ऊपर दिया तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 चला, ठीक है, जिसको हम साइक्लिक फोटो सिस्टम बोलते हैं। इसकी वजह से सिर्फ एक सोलर पैनल काम करेगा, एक सोलर पैनल काम करेगा तो जितने इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कम बनेगा, तो उसको उन्होंने बोला रेड ड्रॉप, क्योंकि रेड लाइट नहीं मिली, ठीक है, या फिर रेड लाइट मिली इसलिए उसको रेड ड्रॉप बोला। 680 नैनोमीटर के नीचे भी दिया और 680 नैनोमीटर के ऊपर भी दिया, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों सोलर पैनल काम किए, क्योंकि एक सोलर पैनल 700 पे काम करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और एक सोलर पैनल 680 पे काम करता है। तो इसमें तो 680 के ऊपर ऊपर दिया, 680 नहीं दिया, उसके ऊपर ऊपर का दिया, तो एक ही काम करेगा सोलर पैनल। यहाँ पर दोनों सोलर पैनल काम करेंगे, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमर्शन इफेक्ट। इसमें जो है एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, पूरी कितनी एक्टिविटी आनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की वो आएगी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि रेड ड्रॉप क्या होता है, एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है, इमर्शन इफेक्ट इसी को बोलते हैं, एनहेंसमेंट इफेक्ट को, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना है। ये क्या है, कुछ डेफिनेशन है। क्वांटम रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ लाइट क्वांटा, ठीक है, जो लाइट में एनर्जी में सनलाइट में जो आता है उसको हम बोलते हैं क्वांटा, फोटॉन्स, रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज करने के लिए जितनी लाइट चाहिए, भाई इतनी लाइट प्लांट पे गिरेगी तो एक H2O टूटेगा, तो कितनी लाइट, कितने फोटॉन्स चाहिए हमें, 8 फोटॉन्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वांटम यील्ड, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व्ड बाय 1 क्वांटम ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज क्वांटम यील्ड। Immersion calculated that quantum requirement is 8 and hence the quantum yield is around 12.5%, ठीक है। तो ये उसने याद कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 क्वांटम ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्वांटम यील्ड, ये दोनों याद कर लेना है। कोई क्वांटम रिक्वायरमेंट 8 है तो क्वांटम यील्ड जो है अराउंड 0.125 या फिर 12.5%, ठीक है। उसके बाद आर्नल्ड्स एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसने फाइंड किया कि साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, दोनों में एटीपी बनता है, और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जुड़ने से एटीपी बनता है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, उसी से फाइनली जो है एटीपी बनता है, वो भी इसने फाइंड किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस। ये हमारे बॉडी में भी चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी तरीके से ये प्लांट में क्लोरोफिल में चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वांटम यील्ड। अब बात करें हम लोग पिगमेंट्स की, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सब लोग पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, एक इसको इमेजिन करो कि मान लो एक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, तो ये जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये कहलाती हैं, देखो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम, ठीक है। मान लो एक सोसाइटी है, पूरी वॉल्ड सोसाइटी, चारों तरफ वॉल है, ठीक है, उसमें ओपन स्पेसेस भी है, पार्क भी है, गार्डन भी है, वॉकिंग एरिया भी है, और बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। और हर बिल्डिंग के एक फ्लोर को, जो ऐसे कॉइन जैसे ये रखे हुए हैं, हर एक कॉइन को, हर एक फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थाइलाकॉइड, ठीक है। एक फ्लोर को, मतलब एक जो कॉइन जैसा दिख रहा है यहाँ पे, वो कहलाता है एक थाइलाकॉइड, ठीक है, समझ गए। अब
एक बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग है, अब दो बिल्डिंग के बीच में मान लो एक ब्रिज जैसा बना हुआ है इधर से इधर जाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। ठीक है, ये ग्रेनम, ग्रेनम में बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग का नाम है ग्रेनम, तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेनम थाइलाकॉइड। और अगर यहाँ पे थाइलाकॉइड प्रेजेंट है ब्रिज पे, तो वो कहलाता है स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये जो खाली एरिया है पूरा, देखो ये जो सोसाइटी का खाली एरिया है पूरा बिल्डिंग को छोड़ के, वो कहलाता है स्ट्रोमा, जिसको सराउंड कर रहा है एटमॉस्फेयर जो है इसका। ठीक है, स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन है जो वो होती है ये थाइलाकॉइड्स में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। इतना हमको याद रखना है। ठीक है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड्स। ठीक है, दोनों तरीके के थाइलाकॉइड्स में होगी, ग्रेनम थाइलाकॉइड में भी होगी और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड में भी होगी। बट डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में, खाली स्पेस जो है मैट्रिक्स जो है इसका, उसमें होगी। ठीक है, और क्या चीज है ये आपको पहले से पता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोफिल का, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ग्रेनम हो गया, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 70s राइबोसोम्स होंगे। रूबिस्को प्रेजेंट होगी स्ट्रोमा में, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, क्वांटासोम्स, जो एक क्वांटासोम में 230 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमको याद रखना है कि एक क्वांटासोम जो है उसमें 230 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ गए हम लोग। यहाँ पे सनलाइट गिरेगी और यहाँ पर एटीपी और NADPH2 बनेंगे, जो यहाँ पे स्ट्रोमा में रिलीज कर दिए जाएंगे दोनों। और यहाँ पर रोबिस्को एंजाइम की मदद से डार्क रिएक्शन होगा, और डार्क रिएक्शन में उन एटीपी और NADPH2 को यूज करके, कितना यूज होता है, कितना ग्लूकोज बनता है, वो हम आगे देखेंगे, उनको यूज करके ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, the photosynthesis takes place in green leaves and other green part of the plant. Chloroplast present in the walls of mesophyll cells of leaf. It helps to get optimum quantity of incident light. ठीक है, तो ये सारी चीज हमने पढ़ ली। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द मेम्ब्रेनस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिले एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना है, स्ट्रोमा लेमिले है और ये स्ट्रोमा है। ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो इनको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, लेमिले बोल सकते हैं। ठीक है, दे कंटेन लीफ पिगमेंट्स। और बात करें आगे तो अब ये जो ग्रेना है इसमें दो तरीके के रीजन होंगे। देखो भाई, एक के ऊपर एक ऐसे कॉइन जैसा या फ्लोर जैसा है, तो इसको ऊपर वाले जो पार्ट है व्हाइट व्हाइट, इसको हम बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, जो ढका हुआ नहीं है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट, एक्सपोज सरफेस जिस पर डायरेक्टली लाइट गिर सकती है। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो एक दूसरे से ढका हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला जो खुला हुआ है वो एक्सपोज्ड सरफेस, जिसको हम नॉन एप्रेस्ड बोलते हैं, और ये वाले को हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है, ये ग्रेना में। थाइलाकॉइड में तो पूरा ऐसे खुला हुआ ही रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो बिल्डिंग में कुछ रीजन जो है वो ढके हुए हैं, कुछ रीजन खुले हुए हैं। ठीक है, तो इनको नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड बोल रहे हैं, ये याद रखना है। Many pigment present in photosynthetic cells. Photosynthetic unit present on thylakoid membrane are made up of 230 to 400 molecules of various pigment called quantasome. ठीक है, तो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। इसमें अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, अलग अलग सिस्टम होंगे, कंबाइंड जिसको हम एक फोटोसिंथेटिक यूनिट बोल रहे हैं, जिसमें 230 से 400 मॉलिक्यूल क्वांटा पिगमेंट्स के हो सकते हैं, और उसको कंबाइंडली हम क्वांटासोम बोल रहे हैं। अब हमको पता है कि फोटो सिस्टम दो तरीके के हैं, फोटो सिस्टम 1 and 2. फोटो सिस्टम 2 इज लोकेटेड ऑन द एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर होगा, ये ब्लैक रीजन में, एंड फोटो सिस्टम 1 इन नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। ठीक है, तो फोटो सिस्टम नॉन एप्रेस्ड रीजन में यहाँ पे और स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स में। ठीक है, PS1 लोकेटेड ऑन बोथ ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम। ठीक है, तो PS1 तो जो है वो यहाँ पे भी मिलेगा, बिल्डिंग्स में भी मिलेगा, और ब्रिज वाले में भी मिलेगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, समझ गए, इसको हम PS1 को P700 बोलते हैं। ठीक है, इसको 680 से ऊपर ऊपर का लाइट चाहिए, और ये साइक्लिक ETS भी कहलाता है। ठीक है, PS2 ऑन ओनली ग्रेनम। PS2 हमें सिर्फ बिल्डिंग्स में मिलेगा, ये ब्रिज वाले पोर्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये PS2 हमें पता है कि वो एप्रेस्ड रीजन में मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम P680 बोलते हैं, क्योंकि वो 680 नैनोमीटर्स या उसके नीचे की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है। ठीक है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया है, क्लोरोफिल बी का दिया है। ठीक है, उसमें सिर्फ थोड़ा स्ट्रक्चरल में डिफरेंस है, एक में CH3 ग्रुप है, एक में CHO ग्रुप है, ऑन थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पैरेलल। स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा आपको आगे।
क्लोरोफिल क्या है? दे आर मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड्स। पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल रिंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाता हूं अगर आगे मिलता है तो हमको। स्ट्रक्चर, हाँ ये आप देख सकते हो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 रिंग होती है इसमें। ये एक पूरा रिंग है, ये एक रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है, और बीच में मैग्नीशियम होता है। ये जो एक्स बना हुआ है, अगर यहाँ पे CH3 आ जाता है तो वो क्लोरोफिल ए हो जाता है, और यहाँ पे CHO आ जाता है तो वो क्लोरोफिल बी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आप देख सकते हो, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता बट पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट बीच में प्रेजेंट है, मैग्नीशियम। और अगर एक्स की जगह पे CH3 करे तो कौन सा क्लोरोफिल होगा, और CHO करे तो कौन सा क्लोरोफिल होगा। वापस आ जाते हैं हम उस पर, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इतना याद रखना है। मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड होता है क्लोरोफिल में, जो ऊपर वाला पोर्शन था वो मैग्नीशियम पोरफायरिन हेड है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो एल्कोहलिक फाइटल टेल बोला जाता है। हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक, ये याद रखना है हमको। एल्कोहलिक है तो समझ जाओ कि हाइड्रोफोबिक होगा। फाइटल टेल इज एल्कोहलिक विद 1 डबल बॉन्ड, फाइटल पार्ट एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। ठीक है, तो वो जो पार्ट है टेल वाला, वो थाइलाकॉइड की लेयर में घुसा हुआ रहता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो लेयर से बाहर निकला रहता है, सोलर पैनल की तरह, एंटीना की तरह, और वो लाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक दिया हुआ है कि मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप्स लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज एटीपी एंड एडीपी, इट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि ATP और NADPH2 बनेंगे, वाटर टूटेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH2, और ऑक्सीजन वहां से रिलीज होगा। स्ट्रोमा में क्या होगा? एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। वहां पे CO2 को यूज करेंगे, 6 CO2 को यूज करेंगे, और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और ग्लूकोज आगे चल के फिर स्टार्च में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इट डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होगा या रात को होगा, नहीं, उसको डायरेक्टली लाइट का कोई लेना देना नहीं है, बट लाइट पे डिपेंडेंट तो है, क्योंकि लाइट रिएक्शन अगर नहीं होगा तो ATP और NADPH2 नहीं बनेगा। इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, बट डायरेक्टली उसको लाइट से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से लेना देना है। ठीक है, और डार्क का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होगा या रात को होगा, वो लाइट रिएक्शन के साथ साथ ही चलता रहता है। ठीक है, बट डायरेक्टली उसे लाइट का कोई काम नहीं है, उसे सिर्फ लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन्स आर यूनिवर्सल पिगमेंट व्हिच आर फाउंड इन ऑल O2 लिबरेटिंग सेल। हर तरीके के O2 लिबरेटिंग सेल, चाहे वो प्लांट हो, एल्गी हो, उन सब में मिलेंगे। दे आर सोल्यूबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कीटोन्स और ईथर्स में सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। स्ट्रोमा लेवल आर लेक्स PS2 एंड एंजाइम NADP रिडक्टेज, ये हमें पता है कि जो ब्रिज वाला है वहां पे PS2 नहीं होगा। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो ऐसे हमको कलर्स मिलते हैं, वो कलर्स में आगे आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ लो। क्लोरोफिल सिंथेसिस का ये पूरा पाथवे ये नहीं पूछा जाता, बट इतना पूछा जा सकता है कि विच अमीनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो हमें याद रखना है यहाँ पर ग्लाइसिन। ठीक है, सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन प्रोटोक्लोरोफिल मिलकर क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल तो बनेगा ना कहीं से भी प्लांट में, लीफ में। ठीक है, तो क्लोरोफिल बनने का ये प्रोसेस है। लाइट फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस रिक्वायर्ड इन ओनली इन एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार कि क्लोरोफिल बनाने के लिए, अभी फोटोसिंथेसिस की बात नहीं हो रही, क्लोरोफिल बनाने के लिए भी लाइट चाहिए क्या? तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में चाहिए, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, उनमें नहीं चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? नेलेबियम और सिट्रस, जो कि एंजियोस्पर्म में, पर उनको भी लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोफिल जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी, उनमें लाइट की जरूरत नहीं क्लोरोफिल बनाने के लिए, बट एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल बनाने के लिए भी लाइट चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन दो दिए यहाँ पे, नेलेबियम एंड सिट्रस। तो ये मैंने जो बताया आपको पिगमेंट के बारे में, ये जो हमने यहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जो कैरोटीन है वो ऐसा, अगर हम मान लो अलग अलग तरह के लीव्स लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर देते हैं, पूरा चटनी बना देते हैं उसका, और एक पेपर पे, एक ऐसा पेपर होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, और इस पेपर को हम एक सीधी सीधे तरीके से रख के एक ग्लास बीकर में, जिसपे नीचे कोई
अल्कोहल रखा हुआ है हमने, ठीक है, उसमें डिप करते हैं तो क्या होगा, पेपर को पानी में टच करते हो या किसी चीज में टच करते हो तो क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ने लगता है, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। तो जब वो ऊपर चढ़ने लगेगा अल्कोहल, तो इस तरीके से उस पेपर पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप खुद से कर सकते हो, ये पेपर आपको लेना होगा और सैनिटाइजर को भी डाल दोगे उस बीकर में, सैनिटाइजर भी चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है, उसमें भी अल्कोहल है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि पिगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है सेपरेशन के लिए। तो क्लोरोफिल ए जो आप देखोगे ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है, क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन, ठीक है, जेंथोफिल्स जो है वो येलो कलर के आएंगे, और कैरोटिनॉइड जो है वो येलो या येलो थोड़ा सा ऑरेंजिश देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये डायग्राम दिया जा सकता है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं कि भाई ये कौन सा है, ये कौन सा है। यहाँ पे ए लिख देंगे, पूछेंगे कि ए क्या है, यहाँ पे बी लिख देंगे, पूछेंगे बी क्या है, ठीक है। तो ये समझ जाना है कि जितने भी पिगमेंट्स एक लीफ में प्रेजेंट है उनको हम इस टेक्निक से, पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे याद रखना है हमें, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स और कैरोटीनम, बी, जेंथोफिल और कैरोटीन ये एसेसरी पिगमेंट्स है। मेन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, ठीक है। एसेसरी का काम क्या है, दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है वो मेन है, रिएक्शन सेंटर है वो, और बाकी सब जो है वो सब एसेसरी है, वो सब लाइट को इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए को देते हैं, ठीक है। तो मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, बाकी जितने भी हैं बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो लाइट तो एब्जॉर्ब करते हैं बट और कुछ नहीं करते, वो सारी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। क्लोरोफिल ए फिर आगे की कहानी करती है। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, सारी की सारी लाइट अगर क्लोरोफिल ए को एब्जॉर्ब करनी होती तो वो जल जाता, इतना गर्म हो जाता है। इसलिए ये सारे जो से हेल्प भी कर रहे हैं कि लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करके एब्जॉर्ब करें, ठीक है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद 400 टू 700 नैनोमीटर लाइट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, आल्सो नोन एज पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज पार, या पार का लेंथ क्या है। तो 400 से 700 जो विजिबल वेवलेंथ है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ठीक है। हेड में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, याद रखना है। अब ये अलग अलग पिगमेंट्स के जो है एब्जॉर्प्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए का जो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है लाइट, 435 पे कुछ करता है, 670, 680। इसके चांसेस बहुत कम है ये पूछे जाएंगे, बट कुछ कुछ के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बार आप सब लोग देख लो, जितना याद कर सकते हो कर लो। क्लोरोफिल ए, अल्फा कैरोटीन, ठीक है, और क्लोरोफिल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन, ठीक है। तो ये याद कर लो, बाकी सारा याद हो सकता है तो सारा याद कर लो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा जाएगा तो इस वाले कॉलम को नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला, क्लोरोफिल ए और बी, सी, इनको आप देख लो, फॉर्मूले देख लो सबके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये देख लो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। The absorption spectrum and action spectrum coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at blue and red regions of the spectrum, ठीक है। तो जब हमने देखा कि इस एब्जॉर्प्शन किस पे हो रहा है, एक्शन किस पे हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, कि किस किधर कौन सी वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो क्लोरोफिल बी जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम कर रहा है, कैरोटिनॉइड्स यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला रीजन है ब्लू वाला और रेड वाला रीजन है, बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है कि ब्लू और रेड रीजन्स पे। ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक्शन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। कैसे पता किया, O2 कितना रिलीज हो रहा है किस वेवलेंथ पे, तो यहाँ पर ज्यादा है, और फिर ये यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो जहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है वहीं पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है, तो दोनों ग्राफ को जो है मर्ज कर दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये डायग्राम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई नीचे से वेवलेंथ हटा देंगे, बोलेंगे वेवलेंथ यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो ये समझ लेना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया, और मेजर जो भी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के जो भी पॉइंट्स थे वो कवर कम हो गए।
अब हम लोग लाइट डिटेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।